नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स समूह की बैठक में आतंकवाद, विशेषकर सीमा पार से होने वाली आतंकी घटनाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद को लेकर निश्चित रूप से कतई बर्दाश्त न करने का रुख दर्शाना चाहिए। ब्रिक्स समूह की इस वर्चुअल बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 8 अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीमा पार से आतंकवाद, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने जैसी बातें कहकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा। चीन, रूस और 2 अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की मौजूदगी में जयशंकर ने यह भी कहा कि ब्रिक्स ने बार बार समानता, क्षेत्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान की पुष्टि की है और समूह को इन प्रतिबद्धताओं पर खरा उतरना चाहिए। इस बैठक में जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के कारण ऊर्जा, खाद्य सहित दूसरे उत्पादों की लागत में तीव्र वृद्धि हुई और विकासशील देशों को ध्यान में रखते हुए इसे कम किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर की ये टिप्पणी ऐसे समय में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है जब एक तरफ पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लंबा खिंच रहा है, तो दूसरी ओर यूक्रेन के खिलाफ रूस का सैन्य अभियान भी जारी है। आपको बता दें, ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका यानी 5 बड़े विकासशील देशों का समूह है जो 41% वैश्विक आबादी, 24% वैश्विक जीडीपी और 16% वैश्विक कारोबार का प्रतिनिधित्व करता है। इस बैठक की मेजबानी चीन ने की। एस जयशंकर ने जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़े मुद्दों पर विकसित देशों से प्रतिबद्धता के साथ काम करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें न केवल कोविड महामारी से सामाजिक आर्थिक सुधार की तलाश करनी चाहिए, बल्कि एक बेहतर और विश्वसनीय सप्लाई चेन भी बनानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आतंकवाद के मुद्दे पर ढुलमुल रवैया अपनाने वाले चाइना को किस तरह से संदेश देते नजर आए, क्योंकि भारत वो भारत नहीं, अब वो अपनी विदेश नीति को बिल्कुल क्लियर करता है और उसकी विदेश नीति स्पष्ट है, जो कि आज़ाद कही जाती है, आज़ाद विदेश नीति। और एक खूबसूरत तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखते हैं। 2 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। मंजू सेठ पूर्व राजनयिक हैं और मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जो कि सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों मेहमानों का खास बहुत बहुत स्वागत है। आप सीधे आपके पास आना चाहेंगे मंजू जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं पहले जब थोड़ा सा संकोच किया जाता था कि हम इस बात को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखें तो किस तरह से रखें, लेकिन भारत ने जिस तरह से मजबूती दिखाई इस बार, बिल्कुल क्लियर नीति है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऐसे देश हैं जो हमेशा से आतंकवाद को लेकर ढुलमुल नीति अपनाते रहे, उनको कड़ा संदेश यहाँ दिया जाए, और दूसरी तरफ इस संदेश को हम देखें कैसे। मंजू जी। बहुत इम्पोर्टेंट ये आज स्टेटमेंट दिया है, आज नहीं मतलब ब्रिक्स की मीटिंग में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कि ये और उन्होंने ये भी कहा है कि अखंडता भी बननी चाहिए, सॉवरेनिटी हर एक कंट्री की, और ब्रिक्स की इसी में कमिटमेंट होनी चाहिए और इसका हमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। और साथ ही में टेररिज्म के लिए भी, क्योंकि चीन सपोर्ट करता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टेररिज्म से बिल्कुल बाज नहीं आता है, वो अपने जो रवैया बिल्कुल बदलने को तैयार नहीं है। तो ये चीन को भी मैसेज दिया है कि आप ये बंद करिए इनको सपोर्ट करना, क्योंकि जीरो टॉलरेंस ब्रिक्स को रखना चाहिए और उसमें चीन शामिल है। और अगर जो जॉइंट बजट के बाद निकलता है उसमें अगर ये मेंशन्ड है तो हमको चीन के साथ टेकअप करना पड़ेगा कि आप इसको बंद करिए सपोर्ट पाकिस्तान की, और उनको प्रेशर डालिए कि वो ये टेररिज्म को रोकें बिल्कुल और बंद करें। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आज इन्होंने परसों स्टेटमेंट दिया है, परसों की कल की मीटिंग में ब्रिक्स की। और ये जैसे आपने कहा, इंडिया का ये नया जो थोड़ा आई थिंक विदेश नीति स्टेटमेंट्स जो हम आजकल दे रहे हैं, पहले हम थोड़ा सा हेजिटेट करते थे अपना मुद्दा और अपने व्यूज आगे रखने के लिए। तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है कि हम अपनी जो भी हित में हमारी जो चीजें हैं और जो हमें हमारे हित में जो हमें कहना है
हम बोल रहे हैं इंटरनेशनल। लेकिन चाइना ने जिस तरह से कहा है कि शीत युद्ध ना लड़ें, जो संगठन के जो देश हैं वो सीधे अपनी नीति को क्लियर करें, तो ये शीत युद्ध ना लड़ें, इसके पीछे क्या कारण है? चाइना ने इस तरह की बात क्यों कही? क्योंकि ये जो आई डोंट थिंक हमारी तरफ था वो डायरेक्टेड, वो ये फोरम को यूज करके उन्होंने कहा है। हमारी तरफ, मतलब ब्रिक्स की तरफ नहीं था, बट यूएस और रूस की तरफ थोड़ा सा उन्होंने संकेत दिया है कि ये नई शीत युद्ध नहीं बननी चाहिए जो हो रहा है यूक्रेन में। और एक जो अच्छी चीज है, यूक्रेन को डिस्कस किया गया जहां रूस भी प्रेजेंट थे, और रूस ने रिपोर्ट के मुताबिक ब्रीफिंग भी दी है कि वहां पे उनका क्या असेसमेंट है, इस वक्त क्या हो रहा है। लेकिन साथ ही में ये एक इनडायरेक्ट मैसेज रूस को भी गया है कि आप भी पीस और नेगोशिएशंस के थ्रू वहां पे बंद करिए लड़ाई, और ये सीज फायर होना चाहिए। जी चलिए, आप को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। मेजर जनरल अश्विनी सिवाज जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जब इस तरह की बैठकें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं तो कहीं ना कहीं सीमा पे भी उसकी हलचल देखने को मिलती है। कई दौर की बातचीत चाइना के साथ हो चुकी है, लेकिन अभी भी सीमा विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा। क्या लगता है कि जब ये स्टैंड ब्रिक्स देशों में भारत ने क्लियर किया तो इसका असर सीमा पर भी पड़ेगा, और किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, देखो रविंदर, इसमें कोई शक नहीं कि जो डॉक्टर एस जयशंकर हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने बड़े साफ सुथरे शब्दों में ब्रिक्स की समिट में 8 पॉइंट बताए, और 2 बड़े महत्वपूर्ण थे। जो एक तो बताया कि टेररिज्म के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और सेकंड जो पॉइंट बोला उन्होंने, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी। ये दोनों पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला जो टेररिज्म की बात है वो है पाकिस्तान की तरफ, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा जो था कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी, मुझे लगता है इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो कहीं ना कहीं रूस की तरफ इशारा था, जो यूक्रेन के अंदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की दखल अंदाजी की है रूस ने, उसकी तरफ भी कुछ न कुछ ऐसा इशारा था। मगर जो मेन इशारा था वो चीन की तरफ है, जो लद्दाख के अंदर उन्होंने अप्रैल 2020 में यथास्थिति यूनिलैटरल जो चेंज की है उसके ऊपर था। अभी अगर आप देखें सिचुएशन जो है लद्दाख के अंदर खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। 15 कोर कमांडर टॉक्स हो चुकी हैं, बहुत ही पार्शियल टाइम डिसएंगेजमेंट हुआ है, जो कि नॉर्थ और साउथ ऑफ पंगैंगसो में और आपका गोगरा में, आपका हॉट स्प्रिंग और देपसांग और डेमचोक अभी तक बाकी हैं। और ऐसा लगता है कि अब जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ऐसे बन गया है जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ है। आई बॉल टू आई बॉल हमारी डिप्लॉयमेंट है आज की तारीख में, चीन की लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक। और ऐसे में जो चीन है वो काफी हद से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। उसने अभी फिलहाल जो पेंगेंगसो के अंदर 2 ब्रिज बनाए हैं, अभी जो सेकंड ब्रिज है वो बहुत बड़ा ब्रिज है जिसमें टैंक भी आ सकते हैं, उसका अभी उसने कंप्लीट किया है, जो कि एक प्रकार रोड जो उसका मिलिट्री स्टेशन है वहां से 150 किलोमीटर का रास्ता काटता है, और नॉर्थ से साउथ पेंगेंगसो में उसकी रीएनफोर्समेंट और रिएक्शन कैपेबिलिटी बढ़ाता है। तो ऐसे में ऐसा लगता है चीन ने मनसा बना ली है कि वहां पर वो लंबा रहना चाहेगा, भारत के ऊपर प्रेशर डालना चाहता है वो बॉर्डर डिस्प्यूट को ऑन रखने के लिए। कहीं ना कहीं वो प्रेशर ये भी डाला है कि भारत जो बाकी ट्रेड और बायलैटरल इशू को नॉर्मल रखे, और इसको जो आपका बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको साइड में करे, जिसको धीरे धीरे रिजोल्व हो सकता है। मगर भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया, जब तक पीस और ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर पे नहीं आएगी, आपका जो ट्रेड जो है और रिलेशन इंप्रूव नहीं होंगे, ना बायलैटरल रिलेशन। जिस प्रकार से हमने 200 से 250 इनके ऐप बंद कर दिए हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बड़ा काफी कम कर दिया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो अभी तो लग रहा है कि भारत और चीन का ट्रेड $130 बिलियन है, वो कम होगा, क्योंकि WTO के मेंबर हैं हम, तो थोड़ा जब हम एक्शन लेते हैं तो इमीडिएट नहीं ले सकते, वो कमिटमेंट है। मेरा मतलब यही है कि भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बताया है कि जब तक पीस और ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर पर नहीं आएगी, भारत और चीन के जो रिलेशन है वो नॉर्मल नहीं हो सकते। लेकिन सवाल ये भी उठता है ना, सवाल ये भी उठता है मेजर जनरल अश्विनी सिवाज जी, कि क्या चीन की ऐसी कोई मंशा नजर आ रही है? सवाल ये उठता है कि क्या चीन की ऐसी कोई मंशा नजर आ रही है, जब दोनों पक्षों के बीच वार्ता जो है इतने दौर की हो चुकी है, 15 दौर की, और वो नहीं हुई, तो ऐसे में ये भी उठता है कि क्या वो स्टैंड लेना भी चाहता है, वो रिश्ते सुधारना चाहता है, या
अपनी दबंगई कायम रखना चाहता है? देखो, चीन जो है, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी डिसंगेज और डी इंडक्ट करेगा। उसके लिए दो रीजन है। एक तो उसका जो डेप्सांग के इलाके में आया है, उसको वो स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज देता है, क्योंकि डेप्सांग के इलाके से वो डायरेक्टली नुब्रा वैली और साइचन ग्लेशियर में जा सकता है, दौलत बेग ओल्डी को बाईपास करते हुए। और ये एक डेप्सांग का एक इलाका ऐसा है जहां पर गठबंधन हो सकता है चीन का ईस्ट से, साइचन से, और पाकिस्तान का वेस्ट से, गिलगित बाल्टिस्तान से। ये नुब्रा वैली और साइचन ग्लेशियर को सैंडविच कर सकता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि चीन डेप्सांग से वापस जाएगा, क्योंकि डेप्सांग उसके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से भारत के लिए भी डेप्सांग बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत वहां से काराकोरम हाईवे को डोमिनेट करता है, गिलगित बाल्टिस्तान में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और कहीं ना कहीं जो आपका वेस्टर्न हाईवे जो सिंगजांग से लाता जाता है। इसलिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां यथास्थिति चेंज की है चीन ने डेप्सांग के इलाके में, वो मुझे नहीं लगता वो वापस जाएगा। और नहीं अगर जाता है तो फिर ये रिलेशनशिप नहीं इंप्रूव हो सकते, क्योंकि बाकी जगह हो सकता है यथास्थिति आए। यही इसी प्रकार कुछ एक डेमचौक के अंदर प्रॉब्लम है, पर मेन मुद्दा डेप्सांग का है। डेप्सांग के अंदर एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है दोनों तरफ से। रविंद्र जी बिल्कुल, हम आगे भी चर्चा समझेंगे, क्योंकि ब्रिक्स देशों में जिस तरह से चाइना ने अपनी बात रखी है, क्या वो भारत को टटोलने की कोशिश कर रहा था कि भारत इस समय किस कंडीशन में है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, मंजू जी से जानेंगे। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम मुद्दा में। हम यही चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से एस जयशंकर ने अपनी बात रखी, दो टूक आतंकवाद को लेकर सुना दी है सभी देशों को, और ये समझना होगा कि ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आतंक पर भारत का जो दृष्टिकोण है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब सहमति मिलती नजर आ रही है। साथ ही जिस तरह की बात चाइना यहाँ करता हुआ नजर आया है, उससे क्या वो भारत को टटोलने की कोशिश कर रहा है कि जितना इस दरमियान रस्साकशी हुई है सीमा विवाद को लेकर, उसमें भारत किस तरह का स्टैंड लेता है। इन चीज़ों को भी, इन सवालों को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मंजू जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह की बातें यहाँ पर चाइना ने रखी है और भारत ने अपनी बात को रखा है, उससे क्या लगता है कि भारत को कहीं ना कहीं टटोलने की कोशिश कर रहा है चाइना? टटोलने की भी और थोड़ी प्रेशर डालने की भी। और अभी उनका स्टेटमेंट जिससे पढ़ा मैंने, जो उन्हें कोल्ड वॉर पे दिया है मेंटालिटी पे, तो ये इंडिया की तरफ ही इशारा ही है कि क्वाड में आप जुड़ रहे हैं और यूएस के साथ आप जा रहे हैं। तो ये लग रहा है कि उनका इशारा इंडिया की तरफ भी है कि आप क्वाड की काइंड ऑफ वार्निंग दे रहे हैं कि आप उनकी तरफ मत जाइए, कोल्ड वॉर मेंटालिटी आप अवॉइड करिए। लेकिन अपना वो रवैया कहीं बदलने को राजी नहीं है और कहते हैं पीस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी होनी चाहिए। हर देश को अपनी सिर्फ सिक्योरिटी नहीं देखनी चाहिए, दूसरों की भी सिक्योरिटी देखनी चाहिए, खासकर ब्रिक्स में और ग्लोबल लेवल पे भी। तो ये सब इनका जो थोड़ा डबल स्पीक है, खुद तो वो प्रैक्टिस करते नहीं है, किसी और की सिक्योरिटी की बिल्कुल उन्हें परवाह नहीं है और अपना ही देखते हैं। लेकिन साथ में ब्रिक्स को भी कह रहे हैं, लेकिन मेनली आई थिंक इंडिया की तरफ ये इशारा है उनका कि आप ये कोल्ड वॉर मेंटालिटी जो है यूएस के साथ आप मत जुड़िए। और ये प्रेशर भी डालने का तरीका है कि आप हमारे साथ रिश्ते सही रखिए, हम आपके नेबर हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं उनका जो एक्टिविटी है, सेकंड जो ब्रिज बन गया है वहाँ पे बन रहा है जो बंगोंग लेक पे, तो ये बिल्कुल ही हमारी सिक्योरिटी को थ्रेटन हो रहा है, थ्रेटन कर रहे हैं। और इंडिया का वो रवैया देख रहे हैं कि इंडिया ने जो स्टेटमेंट दिया ये बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि इंडिया कितना स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा और इनकी तरफ कोई एक्शन लेगा कि नहीं, क्योंकि अभी तक इंडिया ने खास एक्शन लिया नहीं है। तो वो आई थिंक उस वजह से भी वो सब अपनी जो मनमानी है करते चले जा रहे हैं कि इंडिया का ये कोई वो स्टैंड नहीं है या पावर नहीं है कि वो हमारे साथ कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन हमारे खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सके। और हमने किया भी नहीं है। अगर आप देखें सेकंड ब्रिज बन रहा है और हम कह रहे हैं कि ये टेरिटरी है इज क्लेम्ड बाय चाइना बट इट इज नॉट देयर, हम वो इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन हमको नहीं। तो मंजू जी, क्या स्थिति उसी तरह से बन रही जिस तरह से नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन पे अटैक किया गया कि नहीं आप इन नीतियों को मत अपनाइए, और जब नाटो अपनाने लगा तो उस पर पहले दबाव बनाने की कोशिश की गई, फिर अटैक किया गया। क्या चाइना भी उसी तरह की, चूंकि रशिया इस वक्त बिजी और सबसे बड़ा हितैषी है भारत का, तो चाइना भी उसी तरह की नीति कहीं ना कहीं अपनाने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो इस बात से डरा हुआ हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख मजबूत हुई है, चाइना
की साख को काफ़ी धक्का लगा और कई जगह पर धक्का लगा, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादियों की नीतियों को लेकर हो और चाहे उसकी कोविड-19 को लेकर हो। दोनों तरह से उसकी साख जो है खराब हुई। लेकिन क्या रशिया के बिजी होने से उसी नीति पर चाइना चलने की कोशिश कर रहा है? मंजू जी, थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है कि वो सोच रहे हैं, इसीलिए वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और रूस के साथ अपना सॉर्ट ऑफ स्टैंड सपोर्ट टाइप भी रखा हुआ है उन्होंने, और अपने ताल्लुकात भी अच्छे कर दिए उन्होंने आपस में दोनों ने कि हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सेस है। तो ये वो सोच रहे हैं कि अगर रूस से अंतर्राष्ट्रीय कोई एक्शन रूस के अगेंस्ट नहीं हुआ तो हमारे अगेंस्ट भी नहीं होगा। और पहले भी अगर आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि अगर कोई अटैक करता है या कोई खतरा होता है इंडिया पे तो कोई आने नहीं वाला है। तो हमने भी यही कहा था, या हमें पता है हमें ही करना है, अगर कोई भी अटैक होता है हमारे ऊपर कोई हमारे साथ और खड़ा नहीं होगा। और रूस शायद जो अभी तक हमारे साथ हमेशा खड़ा था, अभी कह नहीं सकते क्या उनका रवैया रहेगा, क्योंकि उनके साथ में चीन का और उनके अच्छे ताल्लुकात होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। तो अभी कह नहीं सकते कि आगे चल के रूस कितना हमारे साथ खड़ा होगा और कितनी उसकी काबिलियत होगी हमारे साथ खड़े होने की, काबिलियत इन द सेंस स्ट्रेंथ, क्योंकि ये काफी वीकन हो चुके हैं यूक्रेन के बाद, यूक्रेन वॉर के बाद जो हमें सब नजर आ रहा है उनकी जो पोजीशन है वर्ल्ड में और उनकी जो सैंक्शंस लगे हैं, तो वीकन हो रहा है थोड़ा रूस। तो कितना हमें सपोर्ट कर पाएंगे, कितना हमारे साथ खड़े रह पाएंगे, अभी कहना मुश्किल है। और ये हो सकता है कि चीन का ये कोशिश रहेगी कि हम धीरे धीरे जो सलामी स्लाइसिंग टर्म यूज किया जाता है वो करके हम अपना मनमानी करेंगे इंडिया के साथ भी, क्योंकि इंडिया तो कुछ ज्यादा करने नहीं वाला और साथ में हमारे पर दबाव डाल रहे हैं कि आप चीन के जो मतलब क्वाड जो चीन के अगेंस्ट क्या कहा जा रहा है उसके अगेंस्ट अपना अच्छा जो असर्टिव चाइना, उसके ऊपर थोड़ा दबाव डालने के लिए क्वाड का जो एक इंटेंशन है, तो वो उसकी इंडिया को बोल रहे हैं कि आप उनके साथ ना जाएं। बार बार इंडिया को ये संकेत मेजर जनरल अश्विनी सिवाज जी, चूंकि मंजू जी कह रहे हैं कि चाइना को पता है कि भारत कितने कदम आगे जाएगा, यानी कि वो पूरी रणनीति शायद उसको ये पता है कि भारत किस तरह का स्टैंड ले सकता है, लेकिन हम कितना तैयार हैं अगर इस तरह की गतिविधियां सीमा पर बढ़ती हैं और वही रुख अपनाता है जिस तरह का रशिया ने यूक्रेन के लिए अपनाया, या इस तरह की कोई स्थिति बनती तो हम कितना तैयार हैं, ये समझना चाहेंगे आपसे। और क्या वास्तव में भारत उस स्थिति में है कि नहीं, हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे? पहले तो ये सच्चाई है कि भारत ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि चीन लद्दाख के अंदर आएगा जी। भारत हरदम सोचता था कि भारत और चीन का एक बहुत बड़ा जो ट्रेड है $130 बिलियन का, तो वो बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया को, ऐसा कभी नहीं करेगा। मगर जब से उसने डोकलम किया और लद्दाख किया, अब वो बात बड़ी क्लियर है कि चीन के ऊपर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। अब अगर आप सिचुएशन देखें तो जो चीन प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, तो भारत ने भी काउंटर प्रेशर डाला है। ये सच्चाई है कि इसमें चीन ने हमको सरप्राइज किया, अप्रैल 2020 में 3 डिवीजन लेके लद्दाख में आ गया। मगर ये भी सच है कि हमने एक महीने के अंदर ही एक मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर ली और हमने जो अपने टैंक, आर्टी गन्स, एयर डिफेंस और एयर पावर जो है वो एक प्रकार से तैयारी कर दी, जिससे चीन को भी काफी डर है। और जब से हमने 29-30 अगस्त 2020 को कैलाश रेंज को पकड़ा, वो तो एक गेम चेंजर था, पलटा बदल गया, क्योंकि वो हमने जो करके चशूल मॉल को ऑक्यूपाई कर दिया और वो स्पांगुर गैप जहां से चीन 1962 में आए थे वो हमारे कब्जे में। लेकिन परिस्थितियां थोड़ा सा डिफर है ना मेजर जनरल अश्विनी सिवाज जी, परिस्थितियां थोड़ा डिफर हुई हैं, बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई हैं। डिपेंडेंसी जो होती पड़ोसी देशों की वो चाइना पे ज्यादा है, चाहे पाकिस्तान को देख लें और चाहे जो श्रीलंका के हालात बने हैं वो किस वजह से बने हैं। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं रविंद्र, हमें सबसे बड़ा डर ये है वर्ल्ड के अंदर अभी जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, कहीं चाइना इसका फायदा ना उठा जाए। तो चीन दो चीजें कर सकता है वर्ल्ड के अंदर, एक तो कहीं ना कहीं लद्दाख के अंदर वो ज्यादा ऑफेंसिव हो सकता है और दूसरा कहीं ना कहीं ताइवान को वो हड़पने की कोशिश करे, ये डर है। और ये सच्चाई है, रूस जो है अब वो काफी कमजोर हो जाएगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन के निकलेगा, जहां अमेरिका एक होगा, एक चीन होगा, जहां उसके साथ रूस होगा और कहीं ना कहीं भारत अलग होगा और भारत के साथ कुछ देश होंगे। ये सच्चाई है कि चीन के ऊपर कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। भारत को जो लड़ाई है लद्दाख की वो खुद लड़नी है, मगर इंडो पैसिफिक में जो क्वाड है उससे भी चीन डरता है, तभी तो चीन और रूस उसको
एशियन नेटो बोलते हैं, क्योंकि अगर आपने काउंटर प्रेशर डालना है चीन का तो क्वाड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत, अमेरिका, रूस और जापान का समूह है। आज तक उसके पास टीथ नहीं है, आज उसके पास मिलिट्री पावर नहीं है, पर मुझे लगता है आने वाले समय में क्वाड के पास मिलिट्री पावर होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर चीन उससे डर क्यों रहा है? तो सच्चाई यह है कि उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, इंडो पैसिफिक में चीन को प्रेशर में डालने के लिए क्वाड का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। लद्दाख के अंदर लड़ाई हमने अपने आप लड़नी है। जनरल साहब, वो अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज तो नहीं आ रहा? चीन बाज नहीं आएगा, क्योंकि चीन जो है वो अपना फायदा समझ रहा है। मगर ये भी सच्चाई रविंदर कि हम अब तैयार हैं, हमारी जो फौज है वो बैटल हार्डेंड है, हमारी एयर पावर उनसे बेटर है, हमारे एयरफील्ड लोअर हाइट में है और हम मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकते हैं इंडो पैसिफिक में, जो कि हमारी ठीक है। मंजू जी से एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं। मंजू जी, चूंकि स्टैंड क्लियर होना चाहिए ऐसे में, चूंकि बहुत सारे समीकरण बदलने की बात भी हमने इसलिए कही क्योंकि अमेरिका से अब काफी बेहतर दोस्ती हो चुकी है और अमेरिका जो है वो चाइना को प्रतिद्वंदी मानता है। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो क्या लगता है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा या कोई देश खड़ा रहेगा इंडिया के साथ? डेफिनेटली सपोर्ट करता, लेकिन कितने बूट्स ऑन द ग्राउंड देगा, कितना वो करेगा, वो भी कहना मुश्किल है क्योंकि वो सपोर्ट तो डेफिनेटली कर रहा है। इंडिया को ऑलरेडी हर एक जगह सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी पोजीशन चाहे बोल रहे हैं हमें कि आप ऐसा करिए, पर हमारी पोजीशन जब उनको बता रहे हैं वो सपोर्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये जो एक्चुअल सपोर्ट है ऑन द ग्राउंड, पता नहीं, आई डोंट थिंक बूट्स ऑन द ग्राउंड अमेरिका देगा, लेकिन मतलब ये तो वक्त के गर्त में है वगैरह, वॉरशिप्स वगैरह शायद उनको घेरने के लिए भेज, लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड शायद नहीं, प्रेशर डालने के लिए शायद डालें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही चाइना भारत को टटोलने की कोशिश कर रहा हो, लद्दाख की गतिविधियां लगातार जारी रखे, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड आतंकवाद को लेकर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि किसी भी गलतफहमी में चाइना को नहीं रहना चाहिए और पूरी तरह से उसने कह दिया है दो टूक कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति भारत अपनाता आ रहा है और अपनाता आएगा। फिलहाल मुद्दा में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ।